बोर्ड रूम की और फोकस हमारा रहेगा पंजाब नेशनल बैंक पर, जिनके रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स के बाद आगे का आउटलुक क्या है उस पर बातचीत करते हैं। पीएनबी के एमडी और सीईओ एसएस मल्लिकार्जुन राव हमारे साथ मौजूद हैं। नंबर्स हालांकि अगर आप देखेंगे पीएनबी के, तो हमने देखा था इस बार के नंबर्स में जो ओवरऑल आंकड़े रहे थे वो काफी मिक्स थे। नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी 2% के आसपास बढ़ी थी। मुनाफा 586 करोड़ का रहा था 10,132 करोड़ के लॉस के सामने। मिस्टर राव, वेलकम टू सीएनबीसी आवाज। पहले तो ये जानना चाहेंगे, आप जैसे जैसे अनलॉक शुरू हो गया है इस हफ्ते से, आपके क्या प्लान है? पीएनबी हाउसिंग को लेकर एग्जैक्टली आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? क्या आप स्टेक सेल करेंगे आगे पीएनबी हाउसिंग में, या फिर जो दूसरी सब्सिडरीज हैं उनको लेकर एग्जैक्टली आपकी क्या प्लानिंग है? नहीं, पीएनबी हाउसिंग का और चॉइस मतलब कैनरा एचएसबीसी इंश्योरेंस कंपनी, ये दोनों हमारी वर्टिकल एसोसिएट कंपनी से, इसका दोनों का तरीका अलग अलग है। फॉर एग्जांपल पीएनबी हाउसिंग की बात आती है, आपकी जानकारी में होगा कि पिछले 1.5 साल से पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस अपनी कैपिटल के लिए जुटाने के काम में पड़े हुए थे, और उसमें इनिशियली हम भी सोच रहे थे कि राइट्स इश्यू के माध्यम से उसमें कैपिटल में कंट्रीब्यूट करें। हालांकि हमारी अभी होल्डिंग है 32.62, आरबीआई गाइडलाइन के मुताबिक हमें 30% के नीचे रखना था। पिछले 2 साल पहले हमें आरबीआई ने बताया था, लेकिन हम कम नहीं कर पाए, इसलिए कि मार्केट में वैल्यूएशन ठीक नहीं थी उसका। तो इसकी वजह से रेगुलेटरी इश्यू को ध्यान में रखते हुए हमने फिर पीएनबी हाउसिंग को बताया कि आप अपने आप कैपिटल के लिए कोशिश करिए। और उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट ओरिजिनली 1.5 साल पहले 2,000 की रिक्वायरमेंट थी, बाद में कोविड और ये जो कोविड सेकंड वेव को ध्यान में रखते हुए रिक्वायरमेंट बढ़ी है। बार बार मार्केट में जाने से ये निर्णय लिया गया कि जो इन्वेस्टर है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, वो अगर कंट्रीब्यूट करने में इच्छुक रहेंगे तो वो कैपिटल बढ़ा सकते हैं। तो जिसके अंतर्गत विद इन द गाइडलाइंस ऑफ रेगुलेटरी इन द पब्लिक डोमेन जो इंफॉर्मेशन अभी आई है उसके मुताबिक जो इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट करने के बाद पीएनबी की जो स्टेक है वो कम होके 21 या 20.8% तक आएंगे। हालांकि यहाँ हम कोई सेल नहीं कर रहे हैं, हम अपने स्टेक रखेंगे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में, और हमारी ब्रांड भी पीएनबी हाउसिंग के साथ रहेगी। पीएनबी हाउसिंग के लिए भविष्य में जो पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए ये जो कैपिटल जरूरी थी, इसके लिए ये इन्वेस्टमेंट का प्रक्रिया हो रही है। ओके, तो ये क्लियर है कि पीएनबी हाउसिंग में आपका स्टेक बरकरार रहेगा। अच्छा, एक चीज और बताइए, अगर अर्निंग्स पर लौटें तो इस बार के नंबर्स में आपके स्लिपेजेस 24,172 करोड़ पर रहे हैं, राइट ऑफ भी 7,228 करोड़ पे रहे हैं। जो एमएसएमई रिस्ट्रक्चर्ड बुक है वहां पर हमने कॉन्जिक्यूटिव राइज देखा है सीक्वेंशियल बेसिस पे अगेन। तो एक सेंस लेना चाहेंगे कि आपके जो लोन रिकवरी का लेवल है वो कहाँ स्टैंड करता है, स्पेशली बिग अकाउंट्स में जो रिकवरी कैसे प्रोग्रेस कर रही है? देखिए, रिकवरी की बात आती है तो एनसीएलटी और नॉन एनसीएलटी नॉर्मल रिकवरी, मतलब बड़े अकाउंट्स में 2 केसेस है, एक एनसीएलटी में गए हुए केसेस है और नॉन एनसीएलटी वाला, और छोटे अकाउंट्स में नॉर्मल रिकवरी। ये हम उम्मीद करते हैं तीनों कैटेगरीज में। तो कोविड की वजह से एनसीएलटी में केसेस में भी थोड़ा इंपैक्ट आया था, क्योंकि हियरिंग वगैरह नहीं हो रहे थे। मगर जो केसेस फाइनल स्टेज में थी वहां हियरिंग हो गई है और रेजोल्यूशन पास भी हो गया, केवल पैसा रिकवर करना था। उन केसेस में हमारी फॉलोअप थी, तो उसके उन्हीं में मार्च महीने से पहले हमें रिकवरी आया था भूषण पावर में 3,000 रुपए की रिकवरी आई है हमें। पूरी तरफ वो 100% प्रोवाइडेड था, इसलिए हमें चांस मिला, अच्छी स्कोप मिली वो 3,000 को राइट बैक करके और बाकी जगह प्रोविजन करने के लिए। उसी प्रकार बड़े अकाउंट और एक है जो डीएचएफएल, जिसमें थोड़ा लिटिगेशन चल रही है एनसीएलटी में, उम्मीद करते हैं उसमें भी रिकवरी आएगी। रिकवरी 30 जून से पहले नहीं आ पाएंगे तो जुलाई महीने में आ सकती है। बड़े अकाउंट्स में एनसीएलटी के लेवल पे इतना ही है। बाकी जो अकाउंट्स है उसमें कुछ अकाउंट्स में हम एनआरसीएल जो एआरसी और एएमसी का फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया था जो निर्माण होने जा रही है, वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 30 जून तक वो पूरी तरफ फंक्शनिंग शुरू करेंगे। और उसमें हमने आइडेंटिफाई किया तकरीबन 8,000 करोड़ की लोन्स है, जिसमें पूरी तरफ प्रोवाइडेड है, 100% प्रोविजन किया हुआ है। उन अकाउंट्स को हम एनआरसीएल में ट्रांसफर करेंगे। उसमें फिर आगे एनआरसीएल उसको बेचते हुए, मतलब थ्रू स्विच चैलेंज मेथड, ऑक्शन मेथड, उसमें रिकवरी जो आएगी हमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बैंक में बैलेंस शीट में कोई इंपैक्ट नहीं होगी, क्योंकि वो 100% प्रोवाइडेड अकाउंट है।
ओके, फेयर एनफ। यानी एक चीज तो क्लियर है जो कि आपने कहा कि जो बड़े अकाउंट्स है वहां से रिकवरी जून एंड से आना शुरू हो जाएगी, और अगर जून एंड नहीं तो जुलाई से फॉर श्योर ये रिकवरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक चीज और, क्या इस रिकवरी में मदद मिलेगी अगर मेहुल चौकसी, नीरव मोदी वापस भारत आते हैं, क्योंकि बड़ा नुकसान बैंक को इन दोनों नामों ने पहुंचाया है। यहाँ पर क्या कॉमेंट्स हैं? सी देयर आर टू थिंग्स। एक तो सेंटिमेंट इंपैक्ट करेगा अच्छी तरफ पॉजिटिवली, अगर इन लोगों को पकड़ यहाँ पर लाते हैं इंडिया में, और उससे क्या होगा कि जहां भी उनकी पैसा रहेंगे वो रिकवरी बैंक के पास आने की संभावना बनती है। ये तो असेट्स कन्फिस्केट करने के बाद उसके माध्यम से रिकवरी करना, सेकंड आदमी को अरेस्ट करके यहाँ लाने के बाद जब ला की जो अपनी प्रक्रिया में वो आएंगे, उसमें फिर उसकी इंपैक्ट मॉरली आएगी रिकवरी आने की। ये दोनों केसेस में अलग अलग है। मेहुल चोकसी और नीरव मोदी का एक प्रकार है, और इनका जो विजय मलाजी का अकाउंट में हमारी ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, और उनकी ये 5,600 करोड़ की जो अभी पेपर में आई है, जिसको बैंक को बेच के भरने वाली इश्यू जो है, उससे पहले भी कई एसेट्स उनको लीड बैंकर सेल करते आए हैं। सेल करने के बाद जो पैसा आ रही थी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बैंक में। हालांकि हमारे पास पिछले एक साल में थोड़ी थोड़ी अमाउंट रिकवरी तो आ रहे हैं, बड़ी अमाउंट नहीं है लेकिन थोड़ी थोड़ी अमाउंट। तो ये 5,600 करोड़ का भी अगर सेल हो जाती है, अच्छी बात है, रिकवरी आएंगे बैंक्स के लिए। कंपैरेटिवली हमारा एक्सपोजर कम है इन ग्रुप के लिए। जी, चलिए शुक्रिया मिस्टर राव बातचीत करने के लिए सीएनबीसी आवाज से। उम्मीद यही करते हैं जिस रिकवरी की आप बात कर रहे हैं वो ऑन ट्रैक रहे। गुड लक आपको एग्जिस्टिंग क्वार्टर और कमिंग क्वार्टर्स के लिए। शुक्रिया आपका। अगर आप पीएनबी के स्टॉक को देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में था पिछले हफ्ते, आज थोड़ा सा हल्का हुआ है, 42 रुपए के आसपास कर रहा है ट्रेड। 1.5 से 2% की वीकनेस स्टॉक में हम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब बात करेंगे हमारे खास मुहिम संजीवनिया शॉर्ट ऑफ लाइफ की। वैक्सीन जागरूकता को बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की संजीवनी गाड़ी देश के साथ ही पीएनबी इस पर भी एक बार राय ले लीजिए है, क्योंकि ऑफ कोर्स करंट प्रमोटर है पीएनबी बैंक इसमें, और कुछ दिन पहले खबर भी आई थी कि अगर शेयर होल्डर में बदलाव होता है तो किस तरह की रॉयल्टी में बदलाव होगा। तो वो अगर आप लिंक करें तो पीएनबी हाउसिंग दोनों पर ही फोकस रखिए, और अभी 67 लाख शेयर्स के सौदे भी आपको पीएनबी में होते हुए दिखे हैं। तो पीएनबी हाउसिंग डन फॉर द डे, बट विश्वेश जी जरा पीएनबी पर राय दें अपनी। देखिए दीपांशु, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से पीएनबी में मूव है, ये कहना सेफ होगा टू एन एक्सटेंट कि शायद स्टॉक का लॉन्ग टर्म बॉटम हो चुका है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से 1.5 साल का कंसोलिडेशन 35 और 40 की रेंज में है, आई थिंक नाउ स्टॉक इज हेडिंग फॉर 60 प्लस। तो अभी 43 के लेवल के आसपास चल रहा है, एंड आई एम गिविंग अ टारगेट ऑफ 60 रुपीज। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक ऑन एवरी डिक्लाइन इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। 42 43 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है 40 तक आया तो भी खरीदिए। 35 क्लोजिंग बेसिस पे अगर स्टॉप लॉस रखते हैं तो मुझे लगता है ये सीरीज में 50 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पीएनबी में। तो मेरा काफी बुलिश स्टैंस है पीएसयू बैंक पे। एसबीआई में 300 180 के लेवल पे रिकमेंड किया था, 300 पे भी रिकमेंड किया। अब मुझे लग रहा है आफ्टर बैंक ऑफ बड़ौदा जो 68 में रिकमेंड किया था, अब अगर कुछ बड़ा खरीदी करना है तो पीएनबी इज गोना बी द वन स्टॉक। तो आई एम वेरी बुलिश। ये एक्सपायरी में